हेलो डियर फ्रेंड्स। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हम लोग अपने ड्रामा की फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम जियांग होता है और उसको काफी बुरे तरीके से मारा जाता है। उसके मुंह से खून भी निकल आता है और पीछे ही हैन और निंग भी खड़े होते हैं। हैन कहता है कि तुम ये सब कुछ डिजर्व करती हो, तुम्हारे साथ यही सब कुछ होना चाहिए था। और जियांग रो रही होती है। वो अपनी मॉम को कहती है कि मॉम, मैं तो आपकी बायोलॉजिकल डॉटर हूँ, आप मेरे साथ ऐसा क्यों करना चाहती हैं? आज तो मेरी शादी होने वाली थी ना, तो फिर आप लोग मुझे इतने बुरे तरीके से क्यों ट्रीट कर रहे हैं? तो मॉम कहती हैं कि मैं तुम्हारे साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहती। तभी डैड भी कहते हैं कि हम खुद भी यही चाहते हैं कि तुम्हारे साथ ये सारा सलूक हो, क्योंकि तुम यही सब कुछ ही डिजर्व करती हो। निंग और हैन दोनों एक दूसरे के बहुत ही क्लोज खड़े होते हैं। निंग कहती है कि सिस्टर, कोई बात नहीं, ये सब कुछ होता रहता है। क्या तुम भूल गई हो कि ग्रैंडपा के जाने के बाद जियांग फैमिली के जितने भी एसेट्स थे वो सारे तुम्हारे नाम पे आ गए थे। तो हैन ने तुमसे शादी की ताकि वो एसेट्स उसके नाम पर चले जाएं, और अब बस उसका काम पूरा हो चुका है और अब वो तुम्हें मारना चाहता है। इसमें बड़ी बात क्या है? तो जियांग कहती है कि इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग मेरी शादी सिर्फ इसलिए करवा रहे थे ताकि आप लोग मेरे सारे एसेट्स ले सकें। आप लोगों को तो मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मैं जीऊँ या फिर मैं मर जाऊँ। फिर बाकी सब लोग हंसने लग जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इतने में वहाँ पे आग लग जाती है। उधर बाहर ही उन सब लोगों को नील डाउन करके बिठाया गया होता है और उनके सामने हु बैठा हुआ था। हु कहता है कि जियांग किधर है? तो निंग कह रही होती है कि ये सब कुछ हैन और मेरे पेरेंट्स ने किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया और मेरा बिल्कुल भी कोई हाथ नहीं है इस सब के अंदर। हु को ये सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है। वो फौरन से अंदर जाता है और व्हील चेयर से उतरकर वो जियांग के पास जाता है। वो जियांग से कहता है तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगी। तो जियांग उसको कहती है कि मैं बस ये चाहती हूँ कि इस लाइफ में नहीं लेकिन नेक्स्ट लाइफ में हम दोनों एक साथ रहें। नेक्स्ट लाइफ में तुम मुझसे मिलने के लिए जरूर आना, मैं वहाँ पर तुम्हारा वेट करूंगी। फिर उसके बाद जियांग की डेथ हो जाती है और साथ ही हु की भी डेथ हो जाती है। फिर सीन रिवर्स होता है और जियांग का रीबर्थ होता है। जियांग अपने आप को देखकर हैरान होती है। वो कहती है कि क्या वाकई मैं दोबारा से बॉर्न हो चुकी हूँ और मुझे लगता है कि आज का दिन वो है जब मेरी शादी होने वाली थी। आज मैं बताती हूँ हैन को। फिर उसके बाद वो एक रूम के बाहर जाती है और देखती है कि हैन और निंग दोनों एक दूसरे के बहुत ही क्लोज होते हैं। वो उस रूम का डोर लॉक कर देती है और साथ ही वो पुलिस को भी कॉल कर देती है। उधर पुलिस जब पहुंचती है मॉम और डैड के पास तो वो कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर अरेस्ट करने के लिए आए हैं, यहाँ पर से ही हमें रिपोर्ट दी गई है। तो डैड कहते हैं कि ये तो मेरी बेटी की वेडिंग का दिन है और तुम लोग इसको कैसे खराब कर सकते हो? पुलिस कहती है कि हम लोगों को रिपोर्ट मिली है, हम लोगों को अपना काम करना होगा। फिर उसके बाद जब वो लोग उसी रूम में जाते हैं जहाँ पर हैन और निंग होते हैं तो हैन कहता है कि हम लोग तो यहाँ पर लॉक हो गए थे। तभी पीछे से जियांग निकल कर आती है। वो कहती है कि हाँ, तुम बिल्कुल लॉक हो गए थे और पुलिस को कॉल भी मैंने खुद ही की है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग ये सब कुछ करते रहोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? फिर वो पुलिस को बताती है कि ये जो लड़का है हैन नाम का, ये मेरा ग्रूम है और ये जो निंग है ना, ये मेरी सिस्टर है और इन दोनों के दरमियान कोई रिलेशन है। आज हम दोनों की शादी होने वाली थी और आप लोग देखेंगे ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। हैन, अगर तुम ये बात मुझे पहले बता देते कि तुम मेरी सिस्टर में इंटरेस्टेड हो तो मैं खुद ही पीछे हट जाती। तुम लोगों को यहाँ पर अफेयर चलाने की क्या जरूरत थी? तो फिर निंग फौरन से भागती हुई अपनी मॉम के पास जाती है और कहती है कि आप देख रही हैं ना कि मेरी सिस्टर मेरे साथ क्या कर रही है। मॉम कहती है कि तुम अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो और डैड फिर जियांग को मारने लगते हैं लेकिन जियांग उनका हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है कि डैड प्लीज, अब मजीद मैं आपके हाथों बुली नहीं हो सकती हूँ। डैड कहते हैं कि तुम्हें ये सब कुछ सिखा कौन रहा है? इतने में किसी की आवाज आती है और वो कहता है कि मैं सिखा रहा हूँ इसको ये सब कुछ। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर हु आ जाता है। जियांग हु को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वो कहती है अच्छा हुआ कि तुम मुझसे इस लाइफ में आकर दोबारा से मिल गए हो, मुझे तुम्हें देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। हु सबको कहता है कि सारे तमाशे को खत्म करो और जियांग भागती हुई हु के पास जाती है और उसको हग कर लेती है। वो उसको कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस किया था। हु कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो? तो जियांग उसको कहती है कि मुझे वैसे भी एक ग्रूम की जरूरत है, क्या तुम मेरे ग्रूम बन सकते हो? तो हैन फौरन से जियांग को पीछे खींचता है और कहता है कि तुम्हारा ग्रूम तो मैं हूँ ना। और वो अपने दिल में कह रहा होता है कि जियांग फैमिली के सारे एसेट्स इसी के नाम पे हैं, अगर इसकी मुझसे शादी ना हुई तो मुझे कुछ भी नहीं मिल सकेगा। तो जियांग फिर हैन को खुद से दूर करती है और कहती है कि मेरा और तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं है और ये जो मेरी सिस्टर है ना, ये असल में मेरी एक सिर्फ अडॉप्टेड सिस्टर है। जियांग फैमिली ने इसको अडॉप्ट किया, ये मेरी रियल सिस्टर है ही नहीं। ये सुनकर सब लोग काफी हैरान होते हैं। जियांग कहती है इसलिए अब मैं सिर्फ और सिर्फ हु से शादी करूंगी। डैड कहते हैं कि मैं तुमसे अपना रिलेशन भी खत्म कर दूंगा, मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बेटी हो। जियांग कहती है कि डैड, क्या आप ये बात भूल चुके हैं? जियांग फैमिली के सारे एसेट्स मेरे नाम पर हैं और जब मैं हु के साथ जाऊंगी ना तो आप खुद माफी मांगने के लिए आएंगे, उसके बाद आप अपना रिलेशन भी याद नहीं रख सकेंगे। डैड
को ये सब कुछ सुनकर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। उसके बाद हु कहता है कि जियांग बिल्कुल सही कह रही है, मैं सिर्फ और सिर्फ इसी से ही शादी करूंगा, उसके अलावा और किसी से भी नहीं। जियांग भी ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, उसके पास जाती है और उससे कहती है मैं भी सिर्फ तुमसे शादी करूंगी। उसके बाद दूसरी तरफ जियांग और हु की शादी हो जाती है और डैड और बाकी सब लोग दूर से सब कुछ देख रहे होते हैं। हैन को तो पुलिस पकड़ कर ले जाती है, लेकिन निंग कहती है कि अब तुम देखो कि मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। और फिर दूसरी तरफ जियांग और हु के विला में पहुंच जाते हैं। जियांग अंकल ली को कहती है कि आइंदा से आप मुझे मैम कहकर बुलाइएगा, क्योंकि अब मेरी और हु की शादी हो चुकी है। तो अंकल ओके करके वहाँ से चले जाते हैं और फिर जियांग हु को उसके रूम में ले जाती है। कुछ टाइम बाद जब जियांग हु के रूम में जाती है तो वो उसके पास जाकर उससे कहती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हें लाइक करूंगी। फिर वो उसके साथ ही वहीं पर लेट जाती है, लेकिन वो अपने दिल में कहता है कि जब तुम मेरी लेग्स पर स्कार्स देखोगी ना तब तुम्हें खुद ही मुझसे नफरत हो जाएगी। फिर लेट नाइट को हु अपने रूम में बैठा हुआ कुछ सोच रहा होता है। देन वो अपने स्कार को देखता है और सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट हो जाता है जब हु का बहुत ही बुरा कार एक्सीडेंट हुआ था। वो अपनी सीट बेल्ट खोलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो उससे नहीं खुलती, तभी वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। इतने में वहाँ पर एक लड़की आती है, वो लड़की जियांग होती है। जियांग भी उसकी सीट बेल्ट खोलने की कोशिश करती है लेकिन उससे भी नहीं खुलती। वो फौरन से एम्बुलेंस को कॉल कर देती है ताकि एम्बुलेंस फौरन वहाँ पर पहुँच सके। देन सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और फिर जियांग का कोई नाइटमेयर आ रहा था। हु उसके पास जाता है और वो हैन का नाम ले रही होती है, तभी वो फौरन से उठकर बैठ जाती है। हु उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि तुम अभी तक हैन को याद करती हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जियांग कहती है कि मैंने ख्वाब में देखा है कि हैन मुझे मार रहा था, पूरी जियांग फैमिली मुझे मारना चाहती है। देन वो एक कमरे में आग लगाकर मुझे वहाँ पर छोड़ देते हैं और तब तुम मुझे बचाने के लिए आते हो और हम दोनों साथ में मरते हैं। तभी हु फिर जियांग के आंसू साफ करता है और साथ ही उसको कहता है कि प्रीवियस लाइफ के बारे में मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था, लेकिन इस लाइफ में तुम मेरे अलावा किसी और की नहीं हो सकती हो। फिर वो उसको किस कर देता है और फिर सुबह जब जियांग उठती है तो उसको अपने आसपास हु नजर नहीं आता, तो वो उसको ढूंढने के लिए चली जाती है। और दूसरी तरफ जियांग फैमिली के अंदर मॉम और डैड ये बात कर रहे होते हैं कि हमें कुछ भी करके जियांग की लाइफ को बहुत बुरा बनाना होगा, क्योंकि जियांग फैमिली के सारे एसेट्स उसी के नाम पर हैं और हमें कुछ भी करके उससे वो एसेट्स लेने होंगे, वरना हमारी फैमिली बैंकरप्सी की तरफ जा सकती है। तभी मॉम फिर कुछ प्लान बताती हैं और निंग अपने दिल में ये बात सोच रही होती है कि अब तुम देखो कि मैं हूँ फैमिली में तुम्हारा जीना कितना मुश्किल कर देती हूँ। और फिर दूसरी तरफ जियांग अंकल से पूछती है कि क्या आपको पता है कि हु किधर है। अंकल कहते हैं कि मैं तो नहीं जानता, तुम उसको स्टडी में जाकर देख लो। फिर जियांग स्टडी में चली जाती है, वहाँ पर वो हु की सारे बुक्स को समेटने लगती है। तभी वो देखती है कि वहाँ पर उसका अपना एक पोर्ट्रेट होता है। वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो ये कहती है कि ये तो मेरे हाई स्कूल की फोटो है, लेकिन मैंने इस सिटी में तो पढ़ा ही नहीं है, तो फिर इसके पास मेरा पोर्ट्रेट कैसे आया। वो ये सोचकर काफी परेशान होती है। उधर अंकल यही बात हु को बता देते हैं कि वो आपकी स्टडी में गई हुई है और हो सकता है कि वो कुछ ऐसा देख लें सके उनको नहीं देखना चाहिए। वो कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको जो करना है वो करती रहे। इतने में वहाँ पर जियांग आ जाती है और जियांग फिर हु से कहती है कि तुम्हारे पास मेरा स्कूल का पोर्ट्रेट आया कैसे, क्या हम लोग पहले भी कभी मिले हैं क्या, मुझे तो इस बारे में कुछ भी याद नहीं आता। तभी हु वही एक्सीडेंट वाला सीन सोचने लगता है जब जियांग ने उसकी हेल्प की थी, लेकिन वो उसको कुछ बताता है। इससे पहले वहाँ पर हु की मॉम आ जाती है। मॉम हु को बहुत डांटती है और कहती है तुमने हमें बताया भी नहीं और तुमने शादी कर ली, कोई ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन खैर छोड़ो, अब तो जो होना था वो हो गया है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी वाइफ को मेरे साथ भेजो, मैंने इससे कुछ बात करनी है, उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। वो कहता है कि जियांग कहीं पर भी नहीं जाएगी, लेकिन जियांग कहती है मैं अभी कुछ ही देर में वापस आ जाऊंगी। फिर जियांग मॉम के साथ वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद जब वो वापस आती है तो वो हु से कहती है कि देखो मैंने कहा था ना मैं वापस आ जाऊंगी, तो मैं आ चुकी हूँ, तो चलो अब हमें चलकर सोना चाहिए, काफी देर हो चुकी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जब हु उठता है तो वो देखता है कि वहाँ पर जियांग नहीं होती है। वो अंकल से भी पूछता है इस बारे में और उधर जियांग डॉक्टर के साथ बैठी हुई होती है। वो उनको कहती है कि आप मुझे ये बताएं कि हु की लेग्स किस तरह ठीक हो सकती हैं। तभी सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है जब मॉम जियांग को बाहर लेकर गई थी। तो मॉम ने जियांग को बोला था कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हु किस लड़की से शादी करता है, लेकिन मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे का बहुत ख्याल रखना, उनको फिजिशियन के पास जरूर लेकर जाना, अब वो तुम्हारी बात जरूर मानेगा, तो तुमने उसकी केयर करनी है। फिर उसके बाद मॉम एक कार्ड जियांग को दे देती है। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और डॉक्टर कहते हैं कि मैं आपको बताता हूँ, मैंने इस केस को बहुत ही अच्छे से स्टडी किया है। 6 साल पहले ही हु का एक्सीडेंट हुआ था, हमने उसको बहुत सी चीजों से सही करने की कोशिश की, एक्यूपंक्चर या किसी और टेक्निक से वो सही नहीं होगा, उसको सिर्फ मसाज ही सही कर सकता है। तो फिर जियांग कहती है क्या आप मुझे कुछ मसाज टेक्निक सिखा सकते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हें सिखाता हूँ। उसके बाद जियांग डॉक्टर से मसाज टेक्निक सीखती है ताकि वो घर जाकर हु का मसाज कर सके।
और वो काफी बेहतर फील कर सके। फिर उसके बाद जब वो घर जा रही होती है तो कार आकर रुकती है हू की, और उसमें से कुछ गार्ड्स निकलते हैं। वो फिर कहता है कि इस लड़की को उसी जगह पर ले चलो। गार्ड्स जियांग को बेहोश करते हैं और फिर उसके बाद जब जियांग की आंख खुलती है तो वो एक रूम में होती है। वो कैमरा के सामने बार बार यही बात कही जा रही थी कि हू मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे देख रहे हो, मुझे बाहर निकालो। और उधर हू एक रूम में बैठकर जियांग को इस तरह देख रहा होता है। उस रूम में हर जगह पर सिर्फ जियांग की पिक्चर्स होती हैं। फिर कुछ देर बाद जब जियांग सो जाती है तो हू उसके पास जाता है और कहता है कि फौरन से उठो और तुम थी कहाँ पर? मैंने जो तुमसे कहा है कि तुम मुझसे दूर नहीं जाओगी, तुम कहीं पर भी नहीं जाओगी, तो तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती है क्या? जियांग उसको कहती है कि मैं सिर्फ डॉक्टर के पास गई थी ताकि मैं कुछ टेक्निक सीख सकूं और तुम्हारा मसाज कर सकूं। वो उसको कहता है कि क्या तुम सच में मुझसे नफरत करती हो? जियांग कहती है मैं तुमसे नफरत नहीं करती, मैं सच कह रही हूँ। फिर उसके बाद वो उसको मसाज करके देती है और साथ साथ उसको ये भी बताती है कि मसाज करने के बहुत से फायदे हैं। डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि इस तरह तुम काफी बेहतर फील करोगे, तो अच्छा है, तुम्हें मसाज करवाना चाहिए। फिर उसके बाद वो उसको अपने क्लोज करता है और वो फिर उसको टेबल के पास लेकर जाता है। जियांग बहुत ही मजे से खाना खाती है। उसके बाद वो उसको बताता है कि कल हम लोगों ने एक पार्टी पर जाना है। दूसरी तरफ जब वो दोनों पार्टी पर जाते हैं तो वो अपने दोस्तों से बातें करने लग जाता है। जियांग अपनी फैमिली के पास जाती है तो मॉम कहती है कि तुमने हम लोगों को ब्लॉक क्यों किया हुआ है? क्या अब हम लोग तुम्हारे लिए इतनी भी अहमियत नहीं रखते हैं कि तुम हमें अपने मोबाइल में रख लो? तो जियांग कहती है कि मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी और आप लोगों ने जो मेरे साथ किया है ना उतना ही काफी है। निंग कहती है कि प्लीज सिस्टर मुझे माफ कर दो, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। और मॉम भी फिर निंग की तारीफ करने लग जाती हैं कि मेरी ये वाली बेटी बहुत ही अच्छी है और तुम अपने आप को देखो, तुम कितनी बुरी लड़की हो। जियांग कहती है कि मॉम मुझे सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों को जो भी कहना है ना आप लोग मुझे कहते रहे। फिर जब मॉम और बाकी सब लोग वहाँ से जाते हैं तो वहाँ पर हैन आ जाता है और हैन कहता है तुमने हू से शादी तो कर ली है, लेकिन अगर तुम अभी के अभी उसे डाइवोर्स ले लो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब तुम ये सोच लो कि तुमने करना क्या है। तो फिर जियांग उसको हल्का सा नाइफ से मारती है और कहती है कि ये सब कुछ तो सिर्फ एक डेमो था, तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ वरना मैं कुछ और भी कर दूंगी। तो हैन फौरन वहाँ से भाग जाता है। जब वो पीछे मुड़ती है तो हू ये सब कुछ उसको देख रहा होता है। फिर हू उसे नाइफ लेकर साइड पर फेंक देता है और उसको कहता है कि आओ अब मैं तुम्हें ग्रैंड माँ से मिलवाता हूँ। फिर उसके बाद वो दोनों ग्रैंड माँ से मिलने के लिए जाते हैं। ग्रैंड माँ जियांग को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं और साथ में वो उनको एक छोटा सा गिफ्ट भी दे देती हैं। फिर निंग भी फौरन से ग्रैंड माँ से मिलने के लिए जाती है और साथ उनको बताती है कि आज मैं एक म्यूजिक भी प्ले करने वाली हूँ जो कि मेरा अपना लिखा हुआ है। तो ग्रैंड माँ उसको कांग्रेचुलेट्स करती हैं। फिर सब लोग चेयर्स पर बैठे होते हैं और निंग एक म्यूजिक प्ले करती है। ये म्यूजिक सुनकर जियांग कहती है कि ये तो मेरा लिखा हुआ म्यूजिक है, इसको ये सब कुछ कैसे मिल सकता है, इसने कॉपी कहाँ से ली होगी। फिर जब वो म्यूजिक प्ले कर लेती है तो ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हारी लिरिक्स बहुत ही ज्यादा अच्छी है, तुमने बहुत ही प्यारा म्यूजिक लिखा है और साथ ही उसको बजाया भी बहुत ही अच्छा है। तभी जियांग कहती है कि ये लिखा हुआ तो मेरा है। निंग कहती है कि तुम ये बात कैसे कह सकती हो, ये मैंने खुद लिखा है, तुम इस तरह मेरे साथ नहीं कर सकती। और मॉम और बाकी सब लोग भी जियांग को ही बुरा कहने लग जाते हैं। फिर जियांग उठती है और वो फिर निंग की चेयर पर जाकर बैठती है और वही म्यूजिक प्ले करती है। ये देखकर सब लोग काफी हैरान होते हैं और ग्रैंडमा भी जियांग की बहुत ज्यादा तारीफ करती हैं। वो कहती हैं कि मुझे पता चल चुका है कि ये म्यूजिक सच में तुमने लिखा है, तुमने काफी ज्यादा अच्छा लिखा है ये, और मैं बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हुई हूँ। फिर जियांग सबको बताती है कि ये म्यूजिक सच में मेरा लिखा हुआ है, निंग ने क्यों बजाया ये बात मैं नहीं जानती। तभी मॉम कहने लग जाती हैं कि वो तुम्हारी बहन है और तुम इसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तो फिर हू की मॉम कहती हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो तो आपकी अडॉप्टेड डॉटर है ना, जियांग फैमिली की रियल डॉटर तो यही है और आप अपनी अडॉप्टेड डॉटर का इतना साथ क्यों दे रही हैं। फिर इतने में वहाँ पर बताया जाता है कि जियांग की टीचर भी आ चुकी हैं। फिर वहाँ पर एक ओल्ड लेडी आती हैं। वो लेडी आकर सबको ये बात बताती हैं कि जहाँ तक बात है इस म्यूजिक की, तो ये म्यूजिक निंग ने नहीं बल्कि जियांग ने लिखा है। मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छे से जानती हूँ और मुझे पता है कि किसने कौन सा काम किया है। जियांग एक बहुत ही टैलेंटेड लड़की है और इस म्यूजिक की हर लाइन जियांग ने खुद लिखी है। वो काफी अच्छी लड़की है और मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ। ये सुनकर निंग काफी ज्यादा घबरा जाती है। वो कहती है कि अब तो मेरा सच सबके सामने आ चुका है और ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। फिर उसके बाद टीचर ग्रैंडमा से भी मिलती हैं। वो उनको कहती हैं कि मुझे आपकी पार्टी में आकर बहुत अच्छा लग रहा है। फिर उसके बाद वो सबको बताती हैं कि ये सॉन्ग सच में जियांग ने लिखा है। ये सुनकर सब लोग बहुत ही हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि ये सॉन्ग तो बहुत ही फेमस हुआ था रिलीज होने के बाद और ये सब कुछ लिखने वाली जियांग है, हम लोग तो अब इससे मिल रहे हैं। और हैन भी ये बात सोच रहा होता है कि ये सब कुछ मुझसे कैसे छुपा रह गया। और हू फिर जियांग को देखते हुए सोचता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें कहाँ पर छुपाऊं जहाँ पर लोग तुम्हारे बारे में ज्यादा जान भी ना सके। फिर इतने में वहाँ पर निंग एक बॉटल उठाकर जियांग की तरफ बढ़ रही होती है। वो कहती है आज मैं तुम्हें मार डालूंगी। इससे पहले कि वो जियांग को बॉटल मारती, वो अपना बाजू आगे कर देता है और वो बॉटल उसके बाजू पे लगकर टूट जाती है। जियांग फिर सब कुछ देख लेती है। वो कहती है कि हू तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है। और मॉम भी फिर फौरन से भागती हुई हू के पास आती हैं। वो कहता है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वो गार्ड्स को बुलाता है और गार्ड्स निंग को वहाँ से ले जाते हैं।
लेकिन गार्ड्स के लेकर जाने से पहले जियांग उसी बॉटल को उठाकर लाती है जो कि टूटी हुई थी। फिर वो निंग के पास आती है। मॉम उसको कह रही होती है कि निंग के साथ कुछ मत करना। जियांग कहती है क्यों, मैं क्यों कुछ ना करूं, ये जो कुछ चाहे कर सकती है और मैं इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकती। फिर वो निंग का हाथ टेबल पर रखती है और वो बॉटल निंग के हाथ पर मार देती है। निंग का हाथ बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाता है और फिर जियांग निंग को कहती है कि दोबारा अपनी हद में रहना तुम्हारे लिए यही बेहतर है। और तभी हु सबको अनाउंस कर देता है कि अब से जो कोई भी जियांग फैमिली के साथ रिलेशन रखेगा वो हु फैमिली का दुश्मन होगा और ये बात हर कोई सुन ले। डैड कहते हैं कि तुम क्या चाहते हो कि हमारी फैमिली बैंकरप्ट हो जाए, और मॉम भी फिर जियांग से कहने लगती है कि प्लीज हमें यहाँ से जाने दो। लेकिन फिर उसके बाद गार्ड्स उनको वहाँ से लेकर चले जाते हैं और हु जियांग को अपने क्लोज कर लेता है। फिर दूसरी तरफ जब वो दोनों अपने घर वापस चले जाते हैं तो जियांग हु की इंजरी देखती है। फिर उसके बाद वो उसको ऑइंटमेंट लगा के देती है। वो उसकी बहुत केयर करती है और हु जियांग को ये बात कहता है कि मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम चाहे कुछ भी हो जाए मुझे छोड़कर मत जाना। जियांग कहती है मैं कहीं पर भी नहीं जाऊंगी। इतने में जियांग के पास ग्रैंडमा की कॉल आ जाती है तो जियांग अपना मोबाइल लेकर बाहर चली जाती है। ग्रैंडमा कहती है कि तुमने कुछ कहा था ना मुझसे, तुमने कहा था कि डॉक्टर के बारे में पता करो, तो मैंने उनके बारे में पता किया है। ये सुनकर जियांग बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है, कल मैं आपसे मिलने के लिए आ रही हूँ। फिर अंदर जाकर वो जियांग से कहती है कि हमें ग्रैंडमा ने बुलाया है, वो मुझसे म्यूजिक के बारे में कुछ डिस्कशन करना चाहती हैं तो हमें कल चलना होगा। तो हु उसको ओके कर देता है और फिर दूसरी तरफ जियांग एक लेडी से मिलती है तो वो लेडी उनको बताती है कि मैंने हु के केस को डिस्कस किया है, एक बहुत ही अच्छी डॉक्टर है उनके साथ, लेकिन तुम जानती हो कि हु फैमिली वैसे भी मेडिकेशन पर बिलीव इतना नहीं रखती है, उनको मेडिकेशन से ज्यादा फेट पर ज्यादा बिलीव होता है। तो तुम्हें कुछ भी करना होगा और हु को इस रिकवरी के लिए मनाना होगा, वरना उसकी लेग्स कभी भी वापस नहीं आ सकेंगी। तो जियांग कहती है कि ठीक है, मैं हु से बात करके आपको बताती हूँ। फिर जब वो लेडी वहाँ पर जाती है तो हु वहाँ से निकलने लगती है। इतने में वहाँ पर हैन आ जाता है। फिर जियांग हैन के साथ वहीं पर ही बैठ जाती है। हैन कहता है कि जब से तुम मुझे छोड़कर गई हो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता और मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आता है, क्या तुम मेरे पास वापस नहीं आ सकती? मैं वो सब कुछ करूंगा जो तुम मुझे करने के लिए कहोगी, लेकिन एक दफा प्लीज तुम वापस आ जाओ। तो जियांग कहती है कि अच्छा, यानी कि तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो। फिर वो एक ग्लास के अंदर कोई चीज मिलाती है और उसके अंदर पानी डाल के वो हैन के सामने करती है और कहती है कि इसके अंदर एक पॉइजन है जिसको खाने के बाद तुम फौरन ही मर जाओगे, वो भी तड़प तड़प कर। हैन ये सुनकर डर जाता है। वो कहता है कि तुम पागल तो नहीं हो गई हो? जियांग कहते तुमने तो कहा था कि तुम मेरे लिए सब कुछ करोगे, तो ठीक है अब इस ग्लास को पी लो। अगर तुम ये ग्लास पी लोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी और तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। फिर इतने में वो ग्लास उठाकर पी लेता है। जियांग ये देखकर बहुत ही हैरान होती है। वो कहता है कि मैंने ये ग्लास उठाकर पी लिया है तो इसीलिए अब तुम मेरे साथ चलोगी और मुझे माफ करोगी। फिर तभी एक गार्ड जियांग को बेहोश कर देती है और तभी वो फिर हैन को कहता है कि ये तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है, मैं तुम्हें अभी से समझा रहा हूँ कि तुम अब जियांग से दूर रहा करो, अब तुम्हारा उसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, तुम जितनी जल्दी इस बात को समझ लो तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है, और अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम मरने के लिए तैयार हो जाना। और फिर दूसरी तरफ जियांग को उसी रूम के अंदर बांध के रखा गया होता है। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है तभी हु उसके पीछे आ जाता है। वो कहता है कि अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करूंगा कि तुम देख भी नहीं सकोगी, तो इसीलिए जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा मुझे करने दो और यहाँ से भागना मत। तो जियांग उसको कहती है कि तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और को लायक नहीं करती हूँ, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, मैं कोई प्रिजनर नहीं हूँ जिसको तुमने यहाँ पर ऐसे बांध के रखा हुआ है, मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे खोलो। तो वो कहता है कि ऐसा मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं इस लाइफ में तुमसे ज्यादा किसी और की केयर करता ही नहीं हूँ और जिनकी मैं केयर करता हूँ उनके लिए मैं ओवर पोजेसिव हूँ। ये कह के वो वहाँ से निकल जाता है। और फिर दूसरी तरफ वो काफी ज्यादा सैड बैठा हुआ था। वो ड्रिंक करता है, उसके बाद अपनी बॉटल वहीं पे तोड़ देता है और वो सिर्फ और सिर्फ जियांग के बारे में ही सोचे जा रहा था। इतने में बाहर बिजली कड़कती है और उसको लेग पेन स्टार्ट हो जाता है। दूसरी तरफ जियांग भी देखती है कि बारिश शुरू होने वाली होती है। बिजली बहुत जोर से कड़क रही होती है और उसको समझ आ जाती है कि डॉक्टर ने उसे कहा था कि जब रेनी डेज होते हैं तो वो अपने आप को सेल्फ हार्म करता है ताकि वो अपने लेग पेन को थोड़ा कम कर सके। ये सोचकर जियांग फौरन से अपने हाथ छुड़वाने की कोशिश करती है। वो बहुत मुश्किल से अपने हाथ छुड़वाती है और चीखने लग जाती है कि प्लीज मुझे बाहर निकालो। उधर वो साइड पे बैठा हुआ होता है। वो नाइफ से अपने आप को हार्म करने वाला था, लेकिन इतने में जियांग उस नाइफ को पकड़ लेती है और उसके हाथ पर बहुत बुरी इंजरी हो जाती है। वो उसे वो नाइफ लेकर साइड पर फेंकती है और उसे कहती है कि नहीं, आइंदा के बाद तुम ऐसा कभी नहीं करोगे, तुम अपने आप को दोबारा नुकसान कभी नहीं पहुंचाओगे। और फिर दूसरी तरफ वो काफी टेंशन में था। डॉक्टर्स जियांग का चेकअप करके वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद जियांग को होश आता है तो वो कहता है कि तुमने मेरे लिए अपने आप को इतनी मुश्किल में क्यों डाला था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो जियांग कहती है मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम अब अपने आप को सेल्फ हार्म कभी ना करो, देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वो उसकी लेग को देखती है। वो कहता है कि मत देखो, मेरी लेग पर बहुत से स्केयर्स हैं। जियांग कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी बॉडी पर कितने स्केयर्स हैं, मैं फिर भी तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी, मेरी इस बात को हमेशा याद रखना। तो वो ये सुनकर काफी खुश हो जाता है। और फिर दूसरी तरफ जियांग
जियांग से बुड़ती है तो वो देखती है कि वो अपने लिए खुद ही ब्रेकफास्ट बना रहा था। अंकल फिर जियांग को बताते हैं कि ये सब कुछ 6 साल पहले उस कार एक्सीडेंट की वजह से हुआ है और अब तक वो किसी पर भी बिलीव नहीं करता, यहाँ तक कि वो अपने लिए खाना भी खुद बनाता है। वो किसी और के हाथ का बना हुआ खाना पसंद नहीं करता। जियांग कहती है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 4 साल पहले ऐसा क्या हुआ था और ये कार एक्सीडेंट कैसे हुआ है। तो अंकल कहते हैं कि ये कार एक्सीडेंट हू की कार के ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ है और उसको लगता है कि ये उसके किसी करीबी का काम है। फिर उसके बाद जब वो हॉस्पिटल में एडमिट था तो उसके ग्रैंडमा ने उसको बताया था कि उसके डैड की डेथ हो चुकी है। उसके डैड ये गम बर्दाश्त नहीं कर सके थे और तब से हू इसी तरह का बन चुका है, कोल्ड ब्लडेड, लेकिन असल में वो इस तरह का बिल्कुल भी नहीं है। फिर जियांग हू के पास जाती है और हू से कहती है कि तुम मुझ पर यकीन कर सकते हो और अब आज से मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। फिर हू जियांग के बाल बांधता है और जियांग हू के लिए खाना बनाने लगती है। इतने में उसके पास किसी की कॉल आ जाती है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश होती है कि अब वो हू के लिए किसी को ढूंढ पाएगी। तो फिर वो फौरन से हू को कहती है कि मुझे कुछ टाइम के लिए बाहर जाना है, तो मुझे बाहर जाने दे सकते हो। तो हू उसको ओके कर देता है और जियांग भागते हुए बाहर चली जाती है। अंकल कहते हैं कि क्या मैं उसके पीछे किसी को भेज दूं? तो हू कहता है कि नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं उसके ऊपर बिलीव करना सीखना चाहता हूँ। और फिर दूसरी तरफ जियांग किसी डॉक्टर से बहुत ही ज्यादा बैग कर रही होती है। वो कहती है कि प्लीज आप एक दफा चलकर हू का इलाज कर दें, हो सकता है कि वो आपके इलाज की वजह से ठीक हो जाए। तो डॉक्टर कहते हैं कि मैंने ये बात सुन ली है, लेकिन अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपके साथ जा सकूं। फिर डॉक्टर जब अंदर चले जाते हैं तो जियांग अपने आप से कहती है मुझे पता है कि मेरे पास सिर्फ 1% चांस है कि डॉक्टर मेरे साथ चले जाएं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपने तरीके से पूरी कोशिश करूंगी। मैं डॉक्टर को अपने साथ हर सूरत लेकर जाऊंगी क्योंकि हू का इलाज काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद दूसरी तरफ जियांग सोच रही होती है कि मैं क्या करूँ। उसके बाद वो टेम्पल पे जाती है। वो वहाँ पर बार बार प्रे किए जा रही थी और इधर वो काफी देर से जियांग का वेट कर रहा होता है कि वो अभी तक घर वापस क्यों नहीं आई है। उधर जियांग फिर लास्ट में कार्ड को उठा लेती है। वो गिरने वाली होती है लेकिन हू उसको पकड़ लेता है। जियांग हू को खुश होकर दिखाती है। वो उसको कहती है कि देखो इसके ऊपर भी लिखा हुआ है कि तुम बहुत ही जल्द ठीक हो जाओगे, देखना ऐसा ही होगा। हू कहता है कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो, तुम अपने आप को भी हर्ट कर रही हो, ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन जियांग कहती है कि देखना एक ना एक दिन कुछ जरूर होगा और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ये कह के वो बेहोश हो जाती है। और फिर दूसरी तरफ हू जियांग को चेकअप करवा रहा होता है उसी डॉक्टर से जिसके पास जियांग हू के लिए गई थी, यानी डॉक्टर क्यू के पास। डॉक्टर क्यू कहते हैं कि इनको बहुत छोटी सी चोट आई है, बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। तो फिर हू कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरी लेग्स को अब ठीक कर दें। डॉक्टर क्यू कहते हैं कि जियांग भी मेरे पास इसीलिए आई थी ताकि मैं तुम्हारा इलाज कर दूं, लेकिन मुझे लगा था कि तुम इलाज नहीं करवाना चाहोगे, तो मैंने जियांग को उसी वक्त ही मना कर दिया था। हू कहता है लेकिन अब मैं इलाज करवाना चाहता हूँ। पहले मुझे बहुत डर लगता था कि शायद मेरा ट्रीटमेंट कहीं फेल ना हो जाए, लेकिन अब मैं इस बात से भी नहीं डरता। आपको मेरा इलाज करना चाहिए। तो डॉक्टर क्यू कहते हैं कि ठीक है। ये कह के वो फौरन से बाहर निकल जाते हैं। फिर कुछ देर बाद जब जियांग को होश आता है तो वो हू से कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में ख्वाब देखा है। मैंने देखा है कि तुम्हारा एक कार एक्सीडेंट होता है, तुम्हारे फेस पर सारा खून लगा हुआ था और उस वक्त मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आती हूँ। क्या ये सब कुछ ख्वाब था? तो हू कहता है कि ऐसा ही कुछ 6 साल पहले हुआ था और मुझे सब कुछ याद है। जियांग कहती है इसका ये मतलब हुआ कि 6 साल पहले मैंने जिसको बचाया था वो आदमी तुम थे। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है सब कुछ सोचकर, और ये रिबन भी तभी तुमने मुझसे लिया था, है ना? हू कहता है कि हाँ, वो टाइम बहुत ही डिफिकल्ट था लेकिन वो अब गुजर चुका है। जियांग कहती है कि तुमने ये सारी बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई, तुम्हें मुझे सब कुछ बता देना चाहिए था, मुझे याद नहीं था, लेकिन तुम तो मुझे बता सकते थे ना। वो कहता है कि मैं खुद ये बात तुम्हें नहीं बताना चाहता था, मैं बस ये चाहता था कि तुम्हें सब कुछ खुद से याद आए और इसीलिए अब मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता हूँ। फिर तभी हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हू के पास अंकल आते हैं और वो उसको कहते हैं कि जियांग काफी देर से बाहर नील डाउन करके बैठी हुई है, मौसम बहुत ही खराब है। वो कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नील डाउन करके बैठी रहे, जब तक वो मर नहीं जाती मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। फिर हू खुद भी उसको देख रहा होता है। जियांग वहीं पर बैठी बैठी बेहोश हो जाती है तो हू उसके पास जाता है और उससे कहता है कि उठ जाओ, अभी तुम जिंदा हो, तुम मरी नहीं हो। तो जियांग उठकर उससे माफी मांगने लगती है। फिर सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और जियांग सब कुछ सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। उससे कहती है कि शुक्र है कि अब तुम मुझसे मिल चुके हो। फिर उसके बाद दूसरी तरफ जियांग और हू दोनों एक जगह पर आते हैं। तभी सीन दोबारा पास में शिफ्ट होता है और डॉक्टर फिर जियांग को ये बात बताते हैं कि अब काफी देर हो चुकी है और हू की लेग्स की रिकवरी इतनी आसानी से नहीं हो सकती, लेकिन मुझे कुछ हर्ब्स की जरूरत है। फिर डॉक्टर उसको कुछ हर्ब्स के नाम बताते हैं तो जियांग कहती है कि ये हर्ब्स मुझे पता है कि किधर मिलेंगी, ये हर्ब्स मुझे जियांग फैमिली में मिल जाएंगी, आप फिक्र मत करें, मैं बहुत जल्द ये जो हर्ब्स आपके पास ले आऊंगी। फिर सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। हू कहता है कि अभी भी सोच लो जियांग। जियांग कहती है फिक्र मत करो, कुछ भी नहीं होगा और गार्ड्स भी मेरे साथ है ना, मैं बिल्कुल ठीक होंगी। फिर उसके बाद वो कार से निकल जाती है और गार्ड्स के साथ जियांग फैमिली की तरफ चली जाती है। उधर सारी जियांग
फैमिली एक साथ बैठी होती है। मॉम और डैड फिर निंग से बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? तो निंग कहती है कि हान मुझसे बात भी नहीं करना चाहता है। जियांग ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, यहाँ तक कि उसने मेरे हाथ को भी कितनी बुरी तरह चोट पहुंचाई है। मेरे हाथ में अभी तक दर्द होता है मॉम। अभी वो सब लोग ये बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ से जियांग आ जाती है। डैड जब जियांग को देखते हैं तो वो बहुत ही गुस्सा करने लगते हैं, लेकिन मॉम फिर डैड को थोड़ा काम डाउन करती हैं और जियांग के पास जाकर उसे कहती हैं कि जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था और मैं तुम्हें हर चीज के लिए कॉम्पेंसेट करूंगी ना। जियांग कहती है कि मॉम मुझे आपके कॉम्पेंसेशन की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बस मेरी वो चीज चाहिए जो कि मैं यहाँ पर छोड़ कर गई थी। उसके बाद मैं दोबारा यहाँ पर कभी भी वापस नहीं आऊंगी। उसके बाद वो पूरा घर चेक करती है लेकिन उसको अपना सामान नहीं मिलता। वो मॉम से कहती है कि मेरा सामान किधर है। तभी निंग के पास वही चीज होती है जो कि जियांग को चाहिए थी। जियांग कहती है कि ये तुम मुझे दे दो। निंग कहती है कि इसके अंदर है क्या और ये कौन सी चीज है, जरा मुझे बताओ तो सही। तो जियांग कहती है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने में ना कोई इंटरेस्ट नहीं रखती, ये मेरी चीज है और तुम्हें मुझे वापस करनी होगी। तो मॉम कहती है कि अब हम ये तुम्हें इस तरह तो वापस करेंगे नहीं, तुम्हें हमें अब कम्पेंसेट करना होगा। तुम एक काम करो, तुम हमें 10 मिलियन दे दो। ये सब कुछ तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ना, तुम्हारे पास इतने पैसे तो होते ही हैं, तो तुम हमें दे दो और तब तुम ये सब कुछ ले सकती हो। फिर निंग कहती है कि तुम अपना एक हाथ भी काटोगी और सामने नील डाउन करके मुझसे अपोलोजाइज भी करोगी, उसके बाद तुम ये सब कुछ ले जा सकती हो। इतने में वहाँ पर हु आ जाता है और हु कहता है कि मेरी वाइफ ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। तो डैड कहते हैं कि ये हमारा फैमिली मैटर है और आउटसाइडर्स अलाउ नहीं है, तो तुम्हें चाहिए कि तुम चुप करके यहाँ से बाहर निकल जाओ। हु कहता है लेकिन आप जिसको नील डाउन करने को कह रहे हैं ना वो मेरी वाइफ है और कोई भी उसको मेरे सामने बुली नहीं कर सकता। फिर जियांग कहती है कि अच्छा निंग, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे सामने नील डाउन करूँ? तो ठीक है, मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। फिर वो उसको देखती है और उसके मुंह पर बैग मार देती है, वो साइड पर गिर जाती है। फिर वो अपना बैग हु को देती है और फिर जियांग निंग के पास जाकर बैठती है और उसको बहुत ज्यादा मारती है। वो उससे कहती है कि दोबारा मेरे सामने इस एटीट्यूड से बात करने की ना कोशिश भी मत करना, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम हो कौन। फिर सारे गार्ड्स वहाँ पर आ जाते हैं और उनको पकड़ लेते हैं। गार्ड्स उनको बहुत ही ज्यादा मारते हैं और जियांग हु से थैंक्स करती है। फिर जब वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं तो सारी जियांग फैमिली इंजर्ड बैठी हुई थी। डैड को हु पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि मैं जियांग को छोड़ूंगा भी नहीं। तो मॉम कहती हैं जियांग के पास उसको बचाने के लिए उसका प्रोटेक्टर है जो कि मिस्टर हु है, हम उसके होते हुए कुछ भी नहीं कर सकते। निंग कहती है कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूंगी कि हु भी उसको नहीं बचा पाएगा। दूसरी तरफ जियांग और हु दोनों वो चीज डॉक्टर को दे देते हैं। डॉक्टर कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, इसके आने के बाद 80% चांसेस हैं कि अब हु रिकवर कर जाएगा। ये सुनकर जियांग काफी एक्साइटेड हो जाती है। उसके बाद डॉक्टर फिर हु का एक्यूपंक्चर करते हैं। हु को काफी पेन फील हो रहा था, लेकिन एक्यूपंक्चर के बाद डॉक्टर कहते हैं अब मैं मेडिसिन प्रिपेयर कर लूँ, उसके बाद ये तुम आकर ले जाना, देखना हु बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ये कहकर वहाँ से चला जाता है और फिर जियांग हु की केयर करती है। देन उसके कुछ देर बाद ही जियांग हु को बात भी दिलवाती है। फिर वो दोनों वन नाइट साथ स्पेंड करते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग जियांग की जब आंख खुलती है तो वो हु से पूछती है कि तुम अब कैसा फील कर रहे हो? कल रात तुम्हारा ट्रीटमेंट हो चुका था, मुझे लगता है कि अब तुम्हारी टांगे बहुत ही जल्द ठीक हो जाएंगी। तो हु उसको कहता है कि हाँ, अब मैं काफी बेटर फील कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर मेरी टांगों को बहुत ही जल्द ठीक कर देंगे। फिर उसके बाद दूसरी तरफ जब जियांग अपनी कार में बैठ के कहीं पर जा रही होती है तो वो अपनी कार को ब्रेक लगाना चाहती थी लेकिन ब्रेक नहीं लगती। ये सब कुछ देखकर जियांग काफी घबरा जाती है और तभी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी तरफ हु जब अपने काम में लगा हुआ था भी उसकी तबीयत थोड़ी खराब होने लगती है। इतने में वहाँ पर अंकल आकर बताते हैं कि लेडी का एक्सीडेंट हो चुका है। ये सुनकर हु काफी हैरान होता है और दूसरी तरफ जियांग फैमिली के साथ हैन भी आया हुआ था। हैन कहता है कि मैं बहुत जल्दी जियांग से शादी कर लूंगा, मुझे पता है कि वो हु के साथ ज्यादा जल्दी डाइवोर्स ले लेगी, वो उसके साथ इतना नहीं रह पाएगी क्योंकि वो एक डिसेबल इंसान है और उसके साथ टाइम स्पेंड करना उसके लिए काफी मुश्किल होगा। अभी वो सब लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि इतने में निंग के पास किसी की कॉल आती है और उसको बताया जाता है कि जियांग की डेथ हो चुकी है। ये सुनकर निंग तो बहुत ही खुश हो जाती है और ये बात वो अपने पेरेंट्स को भी बताती है। हैन ये सुनकर काफी हैरान था क्योंकि अब उसको पता चल चुका होता है कि एसेट्स उसको नहीं मिल सकते और अब जियांग फैमिली उसके हाथ से चली गई है। फिर वो मॉम डैड को कहता है कि आप लोगों को जल्दी वहाँ पर जाना चाहिए। मॉम भी कहती है कि हम लोग उसकी बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, हमें फौरन हॉस्पिटल पहुँचना होगा। फिर वो सब लोग फौरन वहाँ से निकलते हैं और उसके बाद जब वो लोग हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो मॉम बहुत ही ज्यादा रोने लग जाती हैं और डैड भी कहने लगते हैं कि हमारी बेटी कैसे मर सकती है। वो लोग ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे वो लोग जियांग के साथ बहुत लव करते थे। फिर उसके बाद डैड कहते हैं कि अब हम लोग जियांग से मिलना चाहते हैं, प्लीज हमें उससे मिलने दो। तो वो कहता है कि आप लोग ये सब कुछ डिजर्व नहीं करते। तो वहाँ पर सब लोग कहने लग जाते हैं कि जो कुछ भी हो लेकिन ब्लड इनसेपरेबल होता है, ब्लड रिलेशंस चाहे बदल जाएं लेकिन उनका खून तो फिर भी मिलता होता है ना। तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग जियांग फैमिली को जियांग से
से मिलने दें। मॉम फिर कहती हैं कि उसके होते हुए आप लोगों ने उसकी कोई कदर नहीं की थी और अब जब वो मर चुकी है तो आप उसको सही से मरने भी नहीं दे रहे। फिर भी आप लोग ये चाहते हैं कि आप लोग अपने आप को उसके सामने शो करें ताकि वो मजीद पेन महसूस करे। तभी मॉम दोबारा से रोने लगती है और कहती है वो मेरी बायोलॉजिकल डॉटर थी। वो कहता है कि आप लोगों की हो चुकी हो तो आप लोग बाहर निकल सकते हैं, बस बहुत हो चुका है प्रिटेंड करना। फिर वो गार्ड्स को भी बुला लेता है तो डैड कहते हैं मैं बस ये चाहता हूँ कि जियांग तो अब मर चुकी है तो इसलिए उसके सारे एसेट्स जियांग फैमिली को वापस मिल जाएं। वो कहता है कि देखें आप लोग आ गए हैं ना अपनी लाइन पर, मुझे पता था कि आप लोग यहाँ पर आए भी इसीलिए हैं। आप लोगों को अपनी बेटी की मोहब्बत यहाँ पर नहीं लेकर आई, आप लोगों को सिर्फ वो पैसे खींच कर लाए हैं जो आप लोग उससे लेना चाहते थे, लेकिन मैं अपने पैसे सिर्फ उसको दूंगा जिसको मैं देना चाहता हूँ। इतने में जियांग की आवाज आती है कि किसी को भी कुछ देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं मरा। फिर सभी तब देखते हैं कि वहाँ पर जियांग पहुँच चुकी होती है। निंग ये देखकर काफी हैरान थी। निंग कहती है कि क्या हुआ, तुम्हें कुछ हुआ नहीं था क्या, तुम बच गई हो? तो जियांग कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बस ये देखना चाह रही थी कि यहाँ पर कौन कौन आता है और मुझे ये देखकर बहुत ही खुशी हुई है कि यहाँ पर जो कोई भी आया सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए आया है, यहाँ पर किसी को भी मेरी फिक्र नहीं है। फिर मॉम जियांग को कहती है कि तुम एक बहुत ही बुरी लड़की हो, तुम्हें हमारे साथ इस तरह नहीं करना चाहिए था, तुमने हमारे साथ ये सब कुछ करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। फिर इतने में वहाँ पर एक आदमी को लाकर डाला जाता है। वो आदमी फिर निंग को कहता है कि प्लीज तुम मुझे बचा लो, तुमने ही तो मुझे 1 मिलियन दिए थे ना कि मैं ये सारा काम कर लूँ, अब मैंने जब ये सारा काम किया है तो तुम मुझे बचाओगी भी सही। निंग कहती है तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो डैड फिर निंग को थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं कि तुम अपनी सिस्टर के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। जियांग कहती है कि अब तुम 10 साल तो जेल में ही गुजारोगी, ये सब कुछ करने की सजा है ये। फिर इतने में वहाँ पर एक और आदमी आता है और वो कहता है कि मैं यहाँ पर निंग के बारे में आप लोगों को कुछ बताने के लिए आया हूँ। ये छोड़ें कि मैं कौन हूँ, बस मैं आपको ये बताता हूँ कि जिस निंग को आप लोग अपने घर में रखकर पाल रहे हैं ना, वो निंग आप लोगों से सिर्फ पैसे लेकर जाना चाहती है। ये अपने बायोलॉजिकल फादर के साथ कांटेक्ट में है और इसने अपने डैड को ये बात कही हुई है कि जिस तरह ये जियांग फैमिली को लूट लेगी, ये सारे पैसे अपने बायोलॉजिकल फादर को दे देगी और उसके बाद वो अपने डैड के साथ यहाँ से चली जाएगी। मॉम ये सुनकर काफी हैरान होती है। वो कहती है कि तुम अभी तक अपने फादर के साथ कांटेक्ट में हो, मुझे यकीन नहीं आ रहा है। फिर डैड भी कहते हैं कि हमने तो शायद एक स्नेक को अपने घर में रखा हुआ था। तो फिर निंग फौरन से कहने लग जाती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। देन वहाँ पर एक और आदमी आकर बैठता है। वो कहता है कि मुझे निंग ने एक आदमी को मारने के लिए भी कहा है और मैं इसका ये काम कर चुका हूँ, वो भी 1 मिलियन में। फिर इसने मुझे यहाँ से जाने के लिए बोल दिया था और मैं यहाँ से बहुत दूर चला गया था। और फिर सब लोग ये कहने लग जाते हैं कि ये कैसी लड़की है, इसने अपने डैड को ही मार डाला, ये ऐसा कर कैसे सकती है। तभी जियांग फिर निंग को कहती है कि तुमने अच्छा किया है, क्योंकि अगर तुम अपने डैड को ना मारती ना तो मेरे लिए आज सारी चीजें बहुत ही मुश्किल हो जाती। फिर निंग अपने सर से एक पेन निकालती है और वो जियांग को सुभाते हुए ये कह रही होती है कि अब मैं तुम्हें मार डालूंगी, लेकिन जियांग वो पेन बहुत ही चालाकी के साथ निंग के अंदर ही घुसा देती है और कहती है कि जाओ, तुम मरना चाहती हो ना तो जाके मरो। निंग ये सब कुछ देखकर काफी घबरा जाती है। इतने में वहाँ पर कुछ गार्ड्स आते हैं और निंग को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। फिर वो उस फॉर्च्यून टेलर को भी वहाँ से ले जाते हैं। डैड कहते हैं जियांग प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, मैं इन लोगों की वजह से तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुन पाया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे इन लोगों ने धोखा दिया है। फिर हु कहता है कि आपके पास सिर्फ 3 दिन है, इन 3 दिनों के अंदर इस सिटी को छोड़कर आप कहीं बहुत दूर चले जाएं, वरना आपकी मैं बोन्स को क्रश करवा कर उसको दरिया में बहा दूंगा और कोई आपको ढूंढ तक नहीं सकेगा। फिर डैड और बाकी सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। और फिर दूसरी तरफ सारी वो फैमिली एक साथ बैठी हुई होती है। ग्रैंडमा कहती हैं कि अब तुम में से कोई भी जियांग फैमिली के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं रखेगा और जो कुछ भी हो चुका है उसको भूलने की कोशिश करनी चाहिए हमें। तभी अंकल कहते हैं कि जियांग फैमिली के साथ हमें कांटेक्ट रखना पड़ेगा, क्योंकि हो ना हो ये हमारे बिजनेस के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। वो कहता है कि मेरा जिसके साथ दिल करेगा ना मैं उसके साथ काम करूंगा और जिसके साथ नहीं करेगा मैं उसके साथ काम नहीं करूंगा। फिर जियांग कहती है कि अब से मैं हु ग्रुप की सबसे बड़ी शेयर होल्डर हूँ और मैं भी यही चाहती हूँ कि जियांग फैमिली के साथ हम काम ना करें। अंकल उन दोनों को देखकर बहुत ही जाले सो रहे होते हैं और साथ में अपने दिल में कहते हैं पिछली दफा तो जियांग तुम हु को बचाने के लिए आ गई थी, लेकिन पिछली दफा मैंने हु की टांगे तोड़ी थी ना, इस दफा तो मैं उसकी जिंदगी लेकर रहूंगा और जियांग तुम फिर कुछ नहीं कर सकोगी। और फिर दूसरी तरफ जियांग और हु एक साथ होते हैं। जियांग हु को कहती है तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम देखना बहुत ही जल्द हर एक चीज ठीक हो चुकी होगी। फिर हु उसको हक कर लेता है और दूसरी तरफ मॉम और डैड को जियांग फैमिली से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया होता है और उनके घर को सील कर दिया गया था। तभी डैड मॉम को थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। इतने में वहाँ पर हैन पहुँचता है। हैन कहता है कि आप
लोग एक दूसरे को ना ब्लेम करना छोड़ दें। आप लोग जानते हैं ये सब कुछ आप लोगों की वजह से नहीं बल्कि जियांग की वजह से हुआ है। अगर आज आप लोगों के पास जियांग फैमिली के एसेट्स होते ना तो ऐसा कुछ भी ना होता। लेकिन जरा आप लोग सोचेंगे जियांग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हु है, और अगर हु को कुछ हो जाता है तो जियांग हर वो काम करेगी जो कि आप लोग उसको करने को कहेंगे। इस बारे में सोचिएगा जरूर। और दूसरी तरफ जियांग को डॉक्टर ये बात बताते हैं कि अब ये बहुत जल्द अपनी टांगों पर खड़े हो जाएंगे क्योंकि इनका ट्रीटमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। जियांग ये सुनकर काफी खुश हो जाती है और फिर जियांग और हु काफी अच्छा टाइम साथ स्पेंड करते हैं। फिर दूसरी तरफ जब वो अपने होटल वापस जा रहा होता है तो वो ये देख रहा था कि ये रास्ता वो नहीं है जिस रास्ते से वो जाया करता था। तो वो अपने ड्राइवर से कहता है ये तुम मुझे किस रास्ते से लेकर जा रहे हो। तो वो ड्राइवर कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं ये सब कुछ करने पर मजबूर था। फिर वो फौरन कार से निकल के भाग जाता है। इतने में कुछ लोग हु की कार की तरफ आने लग जाते हैं ताकि वो उसको किडनैप कर सके। और दूसरी तरफ जियांग अंकल से पूछती है कि क्या आपने कहीं पर हु को देखा है। तो अंकल कहते हैं कि मैंने तो उसको नहीं देखा, लेकिन हो सकता है वो कंपनी गया हो। जियांग कहती है कि ठीक है मैं उसका वेट कर लूंगी। फिर वो काफी देर तक उसका वेट करती रहती है। वो उसको कॉल्स करती है लेकिन कोई उसकी कॉल भी अटेंड नहीं करता। उसको समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। इतने में उसके पास किडनैपर की कॉल आती है और किडनैपर उसको कहता है कि अगर तुम हु को बचाना चाहती हो ना तो जितने एसेट्स तुम्हारे नाम पर हैं वो तुम्हें मेरे हवाले करने होंगे। तुम यहाँ पर फौरन से पहुँच जाओ, तुमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। उधर हु कहता है तुमने मुझे यहाँ पर किडनैप करके क्यों रखा हुआ है, जबकि जियांग के पास तो कुछ है भी नहीं, वो तुम्हें क्या देगी। तो वो किडनैपर कहता है कि उसके पास जितने भी एसेट्स हैं वो मेरे हवाले करेगी और फिर मैं तुम्हें पहले मारूंगा और उसके बाद मैं उसको भी मार डालूंगा। इतने में वहाँ पर जियांग आ जाती है और वो कहती है तुम हु को हाथ भी नहीं लगाओगे, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें एक पैनी भी नहीं दूंगी, लेकिन तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो वो किडनैपर उसके पास एक फाइल फेंकता है। जियांग उस फाइल को उठाकर देखती है और कहती है ये कॉन्ट्रैक्ट तो मैं कभी भी साइन नहीं करूंगी। तो वो आदमी कहता है कि ठीक है, फिर उसके बाद मैं हु को मार डालूंगा। हु कहता है जियांग प्लीज तुम कुछ भी मत करना। फिर उसके बाद वो उसी किडनैपर को एक किक करता है। फिर वो उठकर खड़ा हो जाता है। ये सब कुछ देखकर जियांग बहुत ही हैरान होती है और वो उसको आकर हक कर लेती है। इतने में वहाँ पर बाकी सारे गुंडे भी आ जाते हैं और हु के गार्ड्स भी उसके पीछे ही आ जाते हैं। जियांग कहती है इसका मतलब ये हुआ कि तुम सारी तैयारी करके आए थे। तो वो कहता है कि हाँ ऐसा ही है। उसके बाद वो उस किडनैपर को कहता है कि अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते हो, तुमने बहुत ही बुरा किया कि तुमने मुझे किडनैप कर लिया। फिर वही किडनैपर जियांग के नेक पर नाइफ रख देता है और साथ ही वो कहता है कि मैं इसको मार डालूंगा, मुझे जियांग फैमिली के सारे एसेट्स चाहिए वो मुझे दे दो। तो फिर जियांग उस किडनैपर को उठाकर नीचे फेंकती है। ये उसकी सेल्फ डिफेंस ट्रिक थी। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारा डैड हूँ, तुम ये बात भूल चुकी हो क्या। जियांग कहती है कि डैड, इस वक्त मैं आपको डैड मान भी नहीं सकती हूँ क्योंकि आप सिर्फ एक किडनैपर हैं, तो मैं आपको किडनैपर ही कहूंगी। फिर उसके बाद जियांग डैड को बहुत ही जोर जोर से हिट करती है और फिर वो हु के पास आती है। वो हु से कहती है कि अच्छा हुआ कि तुम अपने पैरों पर दोबारा खड़े हो सकते हो, अब मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, लेकिन तुम्हें इस बारे में मुझे बताना चाहिए था। जब ये सब कुछ पहली दफा हुआ तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो हु उसको हक कर लेता है और कहता है मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था इसीलिए। फिर जियांग वहाँ से जाने लगती है तो वो हु को देखकर कहती है किसी ने आग लगाई हुई है। इतने में वहाँ पर गार्ड्स पहुँच जाते हैं और डोर्स ओपन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो डोर्स उन्हें ओपन नहीं हो रहे थे। तो हु गार्ड्स को कुछ ऑर्डर देता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये सारा काम हु के अंकल का होता है। अंकल कह रहे होते हैं कि बहुत ही अच्छी बात है, आज मैं देखता हूँ कि तुम दोनों एक साथ कैसे मरते हो। ये सारा सीन बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और इधर एक गार्ड आकर हु को बताता है कि एक रास्ता है लेकिन वहाँ से एक एक बंदा गुजर सकता है। तो हु कहता है कि जियांग को ले जाओ। जियांग कहती है तुम मेरे साथ नहीं चलोगे क्या। तो वो उसके पास आने लगता है। तभी एक मोटा सा रॉड उसकी बैक पर लग जाता है और वो नीचे बैठ जाता है। जियांग कहती है तुम ठीक हो जाओगे, ये सब कुछ क्या हो रहा है। हु कहता है तुम यहाँ से फौरन से भाग जाओ और फिर हु वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। जियांग कहती है तुमने मुझे हमेशा और हर जगह पर प्रोटेक्ट किया है, अब ये मेरा टाइम है, मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। जियांग बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। फिर दूसरी तरफ हु को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जियांग हु के साथ बैठी हुई होती है, उससे बहुत सी बातें कर रही थी, लेकिन हु को अभी तक होश नहीं आया था। उधर हैन अंकल को ये बात बता रहा होता है कि इस दफा भी वो बच चुका है, वो नहीं मरा। अंकल कहते हैं कि मुझे ये समझ नहीं आती कि उसका पेट इतना अच्छा क्यों है। पिछली दफा मैं उसको मारना चाहता था लेकिन सिर्फ उसकी टांगे खत्म हुई थी और अब तो उसकी टांगे भी ठीक हो चुकी हैं और वो मेरे इस चाल से भी बच चुका है। हैन कहता है कि कोई बात नहीं, हम लोग बहुत ही जल्द कुछ ऐसा प्लान करेंगे जिसके बाद वो बचना चाहे भी सही तो नहीं बच पाएगा। ये सुनकर अंकल वहाँ से चले जाते हैं और दूसरी तरफ जियांग हु के साथ बैठी होती है। तभी उसको अपनी मॉम की आवाजें आती हैं। तो वो जैसे ही रूम से बाहर निकल कर आती है तो मॉम कहती हैं हम लोग तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, जो कुछ भी हो जाए लेकिन तुम हमारे साथ इस तरह नहीं कर सकती हो, तुम्हें हमें इस तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए, तुम समझ रही हो ना। फिर मॉम उसके सामने नील डाउन भी कर लेती हैं। जियांग कहती है मॉम अडॉप्टेड डॉटर निंग थी, लेकिन आप लोगों ने मुझे इस तरह ट्रीट किया जैसे मैं आप लोगों की अडॉप्टेड डॉटर हूँ। मुझे तो सच में ऐसे लगता था जैसे आप लोग मेरे अडॉप्टेड पेरेंट्स हैं, लेकिन अफसोस कि आप लोग मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स थे। आप लोगों ने मुझे कब मारने की कोशिश की, आप लोगों ने मुझे बुली किया, मुझे अब्यूज किया। कभी कभी तो मुझे लगता था कि मैं आप लोगों की बेटी ही नहीं हूँ। मॉम कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो, दोबारा ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो जियांग कहती है कि नहीं, अब मैं वो पहले वाली जियांग नहीं रही हूँ, अब मैं बिल्कुल चेंज हो चुकी हूँ मॉम,
और अब मैं आपके साथ इस तरह कुछ भी नहीं कर सकती। मैं अब आपसे बात भी नहीं करना चाहती हूँ। मैं भूल चुकी हूँ कि मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स थे, तो इसीलिए आप लोग मेरे सामने मत आया करें। मॉम फिर जियांग का गला पकड़ लेती है और कहती है आज मैं तुम्हें मार डालूंगी, तुम्हें मैं आज नहीं छोड़ूंगी। तो फिर जियांग उनको धक्का देती है। इतने में गार्ड्स आकर मदर को पकड़ लेते हैं और जियांग कहती है मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपके साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहती थी, लेकिन आप लोगों ने भी मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया है। अब मैं हर उस इंसान से बदला लूंगी जिसने मेरे साथ बुरा सलूक किया है। फिर वो गार्ड से कहती है कि जाओ जाकर मॉम को किसी ऐसी जगह पर डाल दो जहाँ से ये दोबारा कभी ना निकल सके मेरी परमिशन के बगैर। फिर गार्ड्स मॉम को वहाँ से ले जाते हैं और फिर जियांग दोबारा से हु के पास आती है। वो हु को कहती है पहले तुम हमेशा मेरे लिए अवेंज लेते थे और आज मैंने तुम्हारे लिए लिया है। इतने में वहाँ पर अंकल आ जाते हैं और अंकल फिर जियांग को बताते हैं कि ये देखो ये वो चीजें हैं जिनका हु हमेशा संभाल कर रखता था। फिर जियांग एक एल्बम को खोलती है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जियांग की फोटोज होती हैं और साथ ही जियांग का पोर्ट्रेट भी। वो ये सब कुछ देखकर बहुत ही खुश होती है। फिर कुछ देर बाद वो भी हु के साथ वहीं पर ही सो जाती है। इतने में वहाँ पर हैन आता है, तो जियांग फौरन से उठकर उसको देखती है, तो उसको बाहर लेकर आती है। वो कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हें यहाँ पर आने को बोला किसने है? तो हैन कहता है कि देखो मुझे पता है कि अब उसका कोई अंदाजा नहीं है कि वो उठ भी सकता है या फिर नहीं, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, जब भी तुम चाहो तुम मेरे पास वापस आ सकती हो। जियांग फिर उसको विंडो के पास लेकर जाती है और कहती है ठीक है तुम यहाँ से कूद जाओ, तो मुझे यकीन आ जाएगा कि तुम मेरे लिए लॉयल हो। हैन सबसे पहले तो नीचे देखता है और वो कहता है कि तुम बहुत ही क्रूअल हो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? देखो मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, तुम मेरे पास वापस आ जाओ, हम लोग बहुत ही अच्छी लाइफ साथ स्पेंड करेंगे। जियांग कहती है मुझे तुम्हारे पास वापस नहीं आना। इतने में वहाँ पर गार्ड्स आते हैं और हैन को वहाँ से ले जाते हैं। फिर दोबारा जियांग हु के पास आती है, वो उससे कहती है तुम तो मुझसे कहते थे कि जो भी मुझे बुली करने के लिए आएगा तुम मुझसे खुद लड़ लोगे, लेकिन देखो आज मैंने खुद लड़ी हूँ उस इंसान के साथ जिससे मेरी कभी शादी होने वाली थी। फिर इतने में वहाँ पर मॉम आ जाती हैं और मॉम जियांग को कहती हैं कि तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई कि मेरे बेटे का इतना बुरा एक्सीडेंट हो चुका है। जियांग कहती है कि मैं आपको फिक्रमंद नहीं करना चाहती थी। तो मॉम कहती है कि अच्छा अब तो जो होना था वो हो चुका है, लेकिन एक बहुत ही बड़ी मीटिंग होने वाली है वो ग्रुप के हवाले से और मैं चाहती हूँ कि तुम वहाँ की सबसे बड़ी शेयर होल्डर हो, तो तुम वो मीटिंग जरूर अटेंड करो। वो भी तुम पर बहुत भरोसा करता था। मैं चाहती हूँ कि अभी सब कुछ तुम संभालो जब तक वो इस काबिल नहीं होता कि वो सब कुछ संभाल सके, और तुम्हें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा। तो जियांग कहती है कि ठीक है मैं आपकी बात समझ चुकी हूँ। फिर वो फौरन वहाँ से निकल जाती है और दूसरी तरफ मीटिंग में ग्रैंडमा और अंकल भी बैठे होते हैं। अंकल कहते हैं कि इस वक्त वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो यहाँ पर आकर मीटिंग अटेंड कर सके। तो फिर एक आदमी कहता है कि ठीक है तब तक आप इस कंपनी को संभाल सकते हैं, हम तो सब लोग सिर्फ आपको ही वोट करेंगे। अंकल ने सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इतने में वहाँ पर जियांग पहुँच जाती है और वो कहती है ऐसे किसी भी बात का फैसला नहीं हो सकता, मैं यहाँ की सबसे बड़ी शेयर होल्डर हूँ और मैं इस सब का फैसला करूंगी कि यहाँ पर किसको रुकना है और किसको नहीं रुकना। अंकल कहते हैं कि आउटसाइडर्स यहाँ पर अलाउ नहीं है। जियांग कहती है मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूँ, अगर आपको पता हो तो मैं हु की वाइफ हूँ और साथ ही मैं इस शेयर होल्डर में सबसे बड़ा हिस्सा रखती हूँ। ग्रैंडमा कहती है कि तुम अपने अंकल के साथ ही कैसे बात कर रही हो, वो तुम्हारे एल्डर हैं, तुम्हें उनकी इज्जत करनी चाहिए। लेकिन जियांग फिर चेयर पर जाकर बैठ जाती है। फिर वो सबको बताती है कि ये जो अंकल आपके सामने खड़े हुए हैं ना, कुछ साल पहले तो यही संभाला करते थे हु ग्रुप को, लेकिन उसके बाद वो यहाँ के फंड्स लेकर कहीं दूर ही गायब हो गए थे। पुलिस ने इनको ढूंढ लिया था और इन्होंने काफी टाइम जेल में गुजारा है। तो क्या आप सब लोग यही चाहते हैं कि ये दोबारा से हु ग्रुप को संभाले, जबकि ये तो अपने नेफ्यू के साथ भी यही सब कुछ करता आया है। ग्रैंडमा कहती है सब क्या बकवास है, मैं इस सब पर बिल्कुल भी यकीन नहीं रखती हूँ। तो जियांग कहती है कि ग्रैंडमा ये सब कुछ बिल्कुल असली है, अगर आप चाहें तो आप इसके बारे में इन्वेस्टिगेट भी कर सकती हैं। इतने में पीछे से हुआ जाता है और वो कहता है कि कुछ भी इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अपनी कंपनी को खुद ही संभाल लूंगा। जब जियांग हु को देखती है तो वो फौरन से भागते हुए हु के पास जाती है और उसको हग कर लेती है। फिर उसके बाद हु जियांग को लेकर आता है और एक चेयर पर बिठा देता है। फिर वो सबको बताता है कि जियांग जो कह रही है वो बिल्कुल सच है। देन वहाँ पर एक आदमी आता है और वो कहता है कि बिल्कुल यही वो आदमी है जिससे मुझसे वो सारे काम करवाए थे और मुझे पैसे देकर कहा था कि मैं बहुत दूर चला जाऊँ। अंकल ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। वो आदमी कहता है कि इसने तो अपने बड़े भाई को भी खुद ही मरवाया है। ग्रैंडमा सुनकर काफी हैरान होती है। वो कहती है कि तुम मेरे बेटे को कैसे मरवा सकते हो? तो अंकल कहते हैं कि मामा प्लीज मेरा यकीन करें, मैं अपने भाई से लव करता हूँ, मैं उसको नहीं मरवा सकता। लेकिन ग्रैंडमा की तबीयत खराब होने लगती है। फिर इतने में वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और कहती है कि आपको हमारे साथ चलना होगा। अंकल को सब कुछ देखकर बहुत ही गुस्सा आ रहा था और वो फौरन से अपनी मॉम के पास जाकर उनको पकड़ लेते हैं और कहते हैं मुझसे दूर हो जाओ और मुझे यहाँ से जाने दो, वरना तुम अपनी ग्रैंडमा की बॉडी भी नहीं देख सकोगे। ग्रैंडमा कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अंकल कहते हैं कि प्लीज आप चुप कर जाएं, मुझे इस वक्त अपना काम करने दें। आपने हमेशा मेरे बड़े भाई को मुझ पर ज्यादा अहमियत दी है, जबकि मैं भी तो आपका बेटा था। आपको चाहिए था कि आप मेरे बारे में भी फोकस करती, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो अब मुझे इस सब के लिए ब्लेम बिल्कुल मत करें मॉम।
फिर उसके बाद वो अपनी मॉम को वहाँ से लेकर जाने लगता है, लेकिन पुलिस बहुत ही चालाकी से अंकल को पकड़ लेती है और अपने साथ अरेस्ट करके ले जाती है। और ग्रैंडमा फिर हू के पास आती हैं। वो कहती हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे अंकल इतने बुरे हैं, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं अपने बेटे को ही नहीं पहचान सकी थी। और फिर दूसरी तरफ ग्रैंडमा को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है और हू भी अपनी इंजरी पर डॉक्टर से ऑइंटमेंट लगवा रहा होता है। जब डॉक्टर वहाँ से जाते हैं तो जियांग और हू बहुत सी बातें करते हैं, बहुत ही अच्छा टाइम साथ स्पेंड करते हैं। फिर दूसरी तरफ जब हू डिस्चार्ज होकर घर वापस आता है तो उसका बहुत ही अच्छे से वेलकम किया जाता है। जब वो अपने रूम में जाता है तो वहाँ पर वो एक गिफ्ट बॉक्स को देखता है। उसको समझ में आ जाता है कि जियांग इसके अंदर होगी। वो फिर बाहर बैठकर काफी देर उसका वेट करता है। जियांग अंदर से आवाज लगाती है कि अब तो खोल लो इस गिफ्ट को, मेरी तो लेग्स अब नम हो रही हैं। तो फिर हू उस गिफ्ट को खोलता है और तभी सामने से उसको जियांग नजर आती है। वो उसको देखकर काफी खुश होता है। और दूसरी तरफ हैन को उसके डैड मारते हैं, कहते हैं कि ये सब कुछ तुम क्या करते फिर रहे हो, तुमने हमारी हैन फैमिली की नाक कटवा दी है, तुम्हें अब जाकर मिस्टर हू से माफी मांगनी होगी। और फिर दूसरी तरफ हैन और उसके डैड दोनों मिस्टर हू के सामने जाते हैं और वो कहते हैं कि मेरे बेटे ने बहुत ही गलत किया और अब वो तुमसे माफी मांगेगा। फिर उसके बाद हैन भी हू से माफी मांगता है, वो उसके सामने नील डाउन भी कर लेता है। वो फिर उसके पास आता है और उसको एक मुक्का मारता है। वो कहता है कि तुमने बहुत ही बुरा किया है, मैं इतनी जल्दी से तुम्हें माफ नहीं करूंगा। इतने में वहाँ पर जियांग आ जाती है और कहती है इसकी सजा मैं डिसाइड करूंगी क्योंकि इसने मेरे साथ भी बिल्कुल अच्छा नहीं किया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हैन हू के विला के बाहर बैठा हुआ माफी मांग रहा होता है। वो नील डाउन करके कब से बैठा हुआ था वहाँ पर और जियांग और हू ये सब कुछ देख रहे होते हैं। और फिर दूसरी तरफ जब सुबह होती है तो जियांग हैन के पास जाती है। वो उससे कहती है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो क्योंकि अब मैं मजीद तुम्हें यहाँ पर देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती। जाओ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है और अब तो वैसे भी हू बिल्कुल ठीक हो चुका है, तो मुझे अब तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ये कह के वो फौरन से अंदर चली जाती है। और फिर दूसरी तरफ जब जियांग उठती है तो वो हू के पास जाती है और हू तभी उसको बताता है कि आज हम लोगों ने एक ऑक्शन के लिए निकलना है और हम लोगों को वहाँ पर जरूर जाना पड़ेगा। फिर दूसरी तरफ जब वो दोनों ऑक्शन पर आते हैं तो वो लोग वहाँ पर देखते हैं कि हैन आज किसी और लड़की के साथ होता है। फिर जब वो सब लोग अपने चेयर्स पर बैठे होते हैं तो हैन सिर्फ और सिर्फ बार बार जियांग को ही देखे जा रहा था। फिर जब ऑक्शन शुरू होता है तो हैन के साथ जो लड़की जाओ होती है वो जियांग के साथ कंपटीशन में लग जाती है। जियांग को एक कफलिंग्स बहुत ही पसंद आते हैं तो वो जब उनकी बोली लगाती है तो जाओ उससे ऊपर बोली लगा देती है और फिर वो अपने दिल में कहती है कि इसके पास तो इतने पैसे होंगे ही नहीं कि ये उससे ऊपर बोली लगा सके। लेकिन जियांग जब थोड़ी बड़ी बोली लगाती है तो वो कहती है तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे आ सकते हैं, मैंने तो सुना था कि तुम्हारे पास कोई भी पैसे नहीं है, तो तुम इतनी बड़ी चीज कैसे ले सकती हो। फिर उसके बाद वो पीछे मुड़ के हैन को थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हें मुझसे सब कुछ छुपाना नहीं चाहिए था। ये जियांग एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती है। जाओ को अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर उसके बाद जब ऑक्शन खत्म हो जाता है तो वो सब लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं। इतने में जाओ हू के पास जाती है और वो हू को एक कार्ड देकर कहती है कि मैं तुमसे एक रूम में मिलना चाहती हूँ, मेरे पास आ जाना। तभी हू जियांग को कहता है कि देखो इसने तो मुझे एक कार्ड दिया है, वैसे ये मुझे क्यों अपने रूम में बुलाना चाहती होगी। जियांग कहती है कि हो सकता है कि इसने तुमसे कोई इंपॉर्टेंट बात करनी हो। फिर हू स्माइल करता है और वही कार्ड अंकल को देकर कहता है कि आप उस रूम में चले जाइएगा, मेरी जगह जो भी बात करनी है ना अंकल तुमसे कर लेंगे। जाओ फिर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ जाओ हैन को बहुत मार रही थी। वो उसको कहती है कि मेरे साथ वो इस तरह बिहेव कैसे कर सकता है, मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। तो हैन कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, जियांग के दिल में सिर्फ हू है और हू के दिल में सिर्फ जियांग। अगर हम जियांग को गायब कर दें तो फिर हम लोग हू से बदला ले सकते हैं। फिर उधर ही जब जियांग जा रही होती है तो एक वेटर उसको बेहोश करके उसी रूम में ले आता है जहाँ पर जाओ होती है। जाओ कहती है कि आज तो मैं इसकी रेपुटेशन खत्म करके रहूंगी। इतने में वहाँ पर हू पहुँच जाता है। जाओ हू को देखकर हैरान होती है और कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे आ सकते हो। तो जियांग कहती है कि मैंने इसको यहाँ पर बुलाया था। फिर वो खुद भी हू के पास चली जाती है। तो हैन कहता है इसका ये मतलब है सब तुम लोगों का प्लान था। हू कहता है कि हाँ ये होटल मेरे नाम पर है और तुम लोग यहाँ पर मेरी ही वाइफ को हैरास करना चाहते थे, ऐसा तुम लोग सोच भी कैसे सकते हो। लेकिन अब तुम लोगों का तो खेल खत्म हो गया है। और दूसरी तरफ फिर जाओ दोबारा से हैन को मार रही होती है। वो कहती है तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तभी हैन भी वही रोप जाओ के गले में घुसाकर उसको ही मार डालता है। वो कहता है कि अब मैं मजीद ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम्हें अपनी हद में रहना चाहिए था। फिर वो जाओ को वहीं पर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। और फिर दूसरी तरफ हू और जियांग दोनों साथ में खाना खा रहे होते हैं। वो कहता है कि जियांग खाना खाने के बाद मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी सी जगह पर लेकर चलूंगा। फिर उसके बाद वो जियांग को एक जगह पर लेकर जा रहा था। तभी रास्ते में वो एक आदमी से कुछ चीजें खरीदने लग जाता है। इतने में वो लोग देखते हैं कि एक कार उनकी तरफ बहुत ही तेजी से आ रही है और उस कार में हैन बैठा होता है। हैन ये कह रहा होता है कि जियांग आज मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम नहीं बच पाओगी। फिर वो कार को बहुत ही स्पीड के साथ उनकी तरफ लेकर आता है, लेकिन उसकी कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो किसी और की कार में जाकर टकरा जाती है। वो और जियांग दोनों बिल्कुल सेफ होते हैं। वो कहता है कि
जियांग सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तुम वहाँ पर मत देखो। और इधर हैन उसी टाइम ही मर जाता है। फिर उसके बाद हु जियांग को एक जगह पर लेकर जाता है, वहाँ पर फ्लावर्स भी वो रखता है और उसके बाद वो नील डाउन करके जियांग को प्रपोज कर देता है। वो दोनों आज बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। उसके बाद वो जियांग को उठाता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी लेग्स हील हुई हैं, अब मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। और जियांग उसके साथ बहुत ही ज्यादा खुश होती है। इसी सीन पर हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। डियर फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की एक्सप्लेनेशन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।